हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है और सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है और साथ के साथ इसके डेरिवेशन, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स को आज हमें डिस्कस करना है। तो चलिए सेल्फ इंडक्शन से शुरू करते हैं कि ये क्या होता है, फिर आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो चलिए मैं एक डायग्राम से शुरू करूंगा। देखिएगा, यहां पर सेल्फ इंडक्शन को समझाने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूं। मान लीजिए यहां पर एक कॉइल है, ये दिख रही होगी आपको एक कॉइल। तो ये एक कॉइल है और इस कॉइल को कनेक्ट कर दिया है किससे, एक बैटरी से, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। और साथ के साथ यहाँ पर एक क्या ले लिया है, स्विच ले लिया है और स्विच को कनेक्ट कर दिया है किससे, बैटरी के टर्मिनल से। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही आप अभी देखिए, यहाँ पर स्विच क्या है, फिलहाल ऑफ कंडीशन में है और मैं जैसे ही ऑन करूँगा तो कुछ कहानी होगी जिसे हम पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि शुरू में तो ऑफ था, पर जैसे ही आपने इसे क्या किया, क्लोज किया, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कि सर्किट जो है क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है। मैं दो डायग्राम से समझाऊंगा। तो पहला तो डायग्राम ये रहा। सेल्फ इंडक्शन को समझाने के लिए डायग्राम से ज़्यादा क्लियर करेंगे हम, डायग्राम से। ठीक है बच्चों, ये पहला डायग्राम हो गया। अब इस दूसरे डायग्राम में हम फिर से एक कॉइल बना रहे हैं। देखिए, ये कॉइल आपको नज़र आ रही होगी और इस कॉइल में आपने फिर से क्या किया, कनेक्ट कर दी बैटरी और बैटरी से कनेक्ट कर दिया वापस एक स्विच। ये स्विच जो है इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लोजिंग सर्किट था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्विच लिख दें या ओपनिंग सर्किट लिखे, ओपनिंग स्विच लिख देते हैं। मैं आपको समझाऊंगा, अभी डायग्राम बनाने पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्विच लिख देते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कहानी मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए, इस केस में स्टार्टिंग में इनिशियली स्विच क्या है, इनिशियली स्विच जो है वो किस कंडीशन में, मैं फिर से बता दूं, इनिशियली स्विच किस कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में। यहाँ पे कहानी याद रखिएगा। और यहाँ पर इस केस में बी वाले डायग्राम में इनिशियली जो है स्विच जो है वो ऑन कंडीशन में। किस कंडीशन में है बच्चों, ऑन कंडीशन में। मैं समझाने जा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना होगा क्योंकि कहानी थोड़ी सी दिलचस्प होने वाली है और थोड़ी सी टफ कहें तो भी थोड़ी सी क्लियर होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल दूं कि यहां पर देखिए, मैं कहानी समझा रहा हूं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अभी फिलहाल स्टार्टिंग में क्या है, स्विच ऑफ है। स्विच क्या है, स्विच अभी खुला हुआ है। खुले हुए को हम क्या कहते हैं कि भैया ऑफ है, मतलब अभी फिलहाल करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट कितना है, शून्य है। हाँ सर, करंट शून्य है, करंट जीरो फ्लो हो रहा है। पर जैसे ही मैंने स्विच को क्या किया, क्लोज किया या फिर कहें कि स्विच को ऑन किया, तो यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और सर्किट कंप्लीट जैसे ही हुआ तो यहाँ पर बच्चों क्या फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। हाँ या ना, करंट फ्लो होने लगेगा। अब यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है तो इस करंट के कारण क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे हम मैग्नेटिक लाइंस भी कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, स्टार्टिंग में स्विच ऑफ था तो करंट कितना था बच्चों, जीरो था। हाँ है ना, जब स्विच ऑफ था तो करंट कितना था, शून्य था। पर जैसे ही सडनली, मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, जैसे ही सडनली आपने स्विच को क्या किया, ऑन किया, स्विच को जैसे ही ऑन किया तो करंट की वैल्यू समथिंग होगी। हाँ है ना, तो करंट की वैल्यू को मान लीजिए कितनी होगी, करंट की वैल्यू आई हो गई। अरे भाई सुनिए ना, करंट अभी स्विच ऑफ था तो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था सर। स्विच ऑफ था तो करंट फ्लो नहीं हो रहा था, जैसे ही स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो होने लगा सर, बिल्कुल होने लगा। अब ये करंट देखिए, ऑफ से ऑन हुआ तो जीरो से समथिंग वैल्यू हो गई। इसका मतलब करंट की वैल्यू आप क्या दे रहे हैं, चेंजिंग। करंट की वैल्यू क्या दे रहे हैं आप, चेंजिंग। मतलब करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मैं यहाँ पर लिखना नहीं भूलूंगा, ये जो करंट है, करंट कौन सा करंट है बच्चों, चेंजिंग करंट है। चेंजिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जीरो था, जीरो से सडनली क्या हुआ, करंट फ्लो होने लगा। तो जैसे ही करंट चेंज हुआ तो करंट के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। हाँ है ना, तो यहाँ पर जो फ्लक्स पैदा हो रहा है वो फ्लक्स भी क्या हो रहा होगा, चेंजिंग हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा होगा।
अब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ही क्या किया, ऑफ से ऑन हुआ तो बोलो बच्चों क्या चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब फ्लक्स जैसे ही चेंज हुआ तो क्या आप फैराडे लॉ को भूल रहे हैं? नहीं सर, हम तो नहीं भूल रहे हैं। फैराडे लॉ कहता है कि भैया ईएमएफ पैदा होता है, कब कब पैदा होता है? जब जब क्या होता है, फ्लक्स चेंज, मतलब फ्लक्स में जब चेंज हो रहा है तो ईएमएफ पैदा होगा। और याद कीजिए माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन जो होता था वो बताता था कि भैया जो भी फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके कारण ईएमएफ जो पैदा होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी। तो ये माइनस साइन जो होगा वो किस लॉ से आता है? लेंज लॉ से, इस बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर करंट पैदा होगा या फिर कहें ईएमएफ पैदा होगा, और इस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पर ये जो करंट क्या हो रहा है, जीरो से समथिंग चेंजिंग हो रहा है, जिसे हम कहेंगे कि भैया करंट जो चेंज हो रहा है वो कौन सा करंट है? इंक्रीज करंट है। तो यहाँ पे फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ईएमएफ जो पैदा होगा उस फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल करेगा सर। तो यहाँ पर जो करंट पैदा होगा, अरे भाई ईएमएफ पैदा हुआ तो करंट भी पैदा होगा। सर क्यों पैदा होगा? क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ पैदा होता है, और ईएमएफ पैदा होता है तो करंट भी पैदा होगा। पर करंट की डायरेक्शन किससे निकालते हैं हम? लेंज लॉ से। लेंज लॉ कहता है कि भैया फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है, तो हमें यहाँ पर जो करंट पैदा होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि ये फ्लक्स के इंक्रीज को क्या करेगा? रोकेगा। और फ्लक्स के इंक्रीज को कैसे रोक सकते हैं? डिक्रीज करके। तो यहाँ पर जो करंट पैदा होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी वो देखिए क्या होगी? जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर करंट पैदा हुआ, इंड्यूस करंट, इसे हम क्या कहेंगे? इंड्यूस करंट। इसकी डायरेक्शन आपके आई करंट के जस्ट क्या होगी? अपोजिट होगी। ये बात उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब मैं बी सर्किट को समझाता हूँ। बी सर्किट में बताओ, इनिशियली स्विच ऑन था, स्विच ऑन था मतलब करंट की वैल्यू क्या थी? समथिंग थी कि नहीं? पर जैसे ही आपने स्विच को क्या कर दिया? ऑफ किया। आपने सडनली, देखिए बच्चों, आपने सडनली स्विच को क्या किया? ऑफ किया। हाँ है ना? स्विच को जैसे ही ऑफ किया तो करंट एकदम से क्या होने लगा? चेंज, या फिर कहें कि करंट एकदम से क्या होने लगा? डिक्रीज होने लगा। करंट डिक्रीज हुआ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि जो करंट है, करंट क्या होने लगा? डिक्रीज होने लगा। अरे भाई इसकी आई वैल्यू थी, आई से एकदम से सडनली क्या हुई? शून्य होने लगी। शून्य हुई तो करंट क्या होने लगा? डिक्रीज होने लगा। करंट डिक्रीज होने लगा तो यहाँ पे जो फ्लक्स पैदा होगा, अरे भाई करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, तो फ्लक्स भी क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। और आप जानते हैं फ्लक्स में जरा सा भी चेंज आया तो ईएमएफ पैदा होगा कि नहीं होगा? और ईएमएफ के कारण क्या पैदा होगा? करंट पैदा होगा। तो यहाँ पर इंड्यूस करंट पैदा होगा। आप बता सकते हैं इंड्यूस करंट जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे सर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम निकालते हैं लेंज लॉ से। और लेंज लॉ क्या कहता है कि भैया जो भी करंट पैदा हो रहा है वो उसकी डायरेक्शन वो होगी जो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगी। हाँ है ना? तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जो करंट पैदा होगा वो डिक्रीज होने से रोकेगा, या फिर कहे करंट को डिक्रीज होने से रोकेगा। अब बच्चों बताओ, मेरी बात सुनो। एक बस क्या हो रही है? धीरे धीरे रुक रही है। तो लेंज लॉ कहता है कि भैया बस को रुकवाना नहीं है, हमें तो उल्टा काम करवाना है। बस रुक रही है तो बस को रोकने के लिए, बस को आपको रोकना नहीं है तो आपको उसे चलाने के लिए क्या करना होगा? उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करना होगा, उसी डायरेक्शन में धक्का लगाना होगा। तो यहाँ पर जो करंट इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में। बहुत से लोग इस पॉइंट को समझ नहीं पाते, मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है, हाँ है ना? इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है तो करंट तो पैदा होगा, पर करंट की डायरेक्शन उस तरह से होगी कि भैया इसको डिक्रीज होने से बचाना है। अब डिक्रीज होने से बचाने के लिए कोई, देखिए कोई आदमी तेज चल रहा था, एकदम से उसकी स्पीड स्लो हो गई तो उसको तो आपको तेज भगाना है। तेज भगाने के लिए धक्का भी तो उसी डायरेक्शन में लगाना होगा, तो धक्का उसी डायरेक्शन में लगाया। तो यहाँ पर करंट इंड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बच्चों समझ में आया? अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? देखिए आपने ये बात देखी कि जब भी करंट चेंज हो रहा है सेम कॉइल में, उसी कॉइल में जब भी करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज को भी चेंज कहते हैं। तो करंट जब चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस हो रहा है किस कॉइल में? सेम कॉइल में। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? सेल्फ इंडक्शन। मैं इंग्लिश में बोल के बताता हूँ।
द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट इन अ कॉइल, in a coil when changing current flows through it is called self induction. नहीं आया सर, सब बिल्कुल समझ में नहीं आया, पहले इंग्लिश में समझाता हूँ. द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट इन द सेम कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट इज पासिंग थ्रू इट. आपको इंग्लिश में समझ में आ गया होगा. और हिंदी मीनिंग क्या है भैया, हिंदी बहुत मुश्किल होती है तो हिंदी में समझा देता हूँ. करंट का क्या करना, करंट को प्रोड्यूस करना किस कॉइल में, सेम कॉइल में, जब उसी कॉइल में आपने चेंजिंग करंट क्या किया हो, फ्लो किया हो. तो आपको समझ में आ गया होगा. तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, देखिएगा. तो डेफिनेशन क्या है किसकी, सेल्फ इंडक्शन की. तो देखिए, द फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग the phenomena of producing current, ठीक है, the phenomena of producing current in same coil when changing current flows through it is called, बच्चों पेन शायद से दिख नहीं रहा होगा, मैं ब्लू पेन का यूज करता हूँ, रेड पेन का. flows through it is called self induction. ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा सेल्फ इंडक्शन क्या होता है. सर आ गया, बिल्कुल आ गया सर, आ गया. तो मैं फिर से बताता हूँ. क्या आपने डेली लाइफ में करंट इंड्यूस होते हुए देखा है? तो आप कहेंगे सर नहीं देखा. तो मैं कहूँगा देखा है बच्चों, देखा है. आपको बताता हूँ मैं कहाँ देखा है. क्या कभी आपने स्विच लगाया है? कहाँ सर? सॉकेट के अंदर जब हम स्विच लगाते हैं, बस जैसे ही स्विच लगाते हैं तो थोड़ी सी चिंगारी निकलती है. सर हाँ देखा तो है. जब भी हम क्या करते हैं, कुछ स्विच जब हम किसी प्लग को सॉकेट में लगाते हैं तो हल्की से चिंगारी लगते हुए दिखती है. सर क्यों लगती है? देखिए मैं बताता हूँ. क्योंकि शुरुआत में जैसे ही आप किसकी बात करें, सॉकेट की बात करें, तो सॉकेट कंप्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट क्या होगा, ज़ीरो होगा. जैसे ही आपने सॉकेट में क्या लगा दिया, सॉकेट में प्लग को लगा दिया तो करंट क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा. अब जैसे ही करंट फ्लो होने लगेगा तो उस सॉकेट के अक्रॉस फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस जो होगा वो क्या पैदा करेगा, हीट पैदा करेगा. इसलिए आपको चिंगारी नज़र आती है. आपने एक बात और देखी होगी, हमेशा कहा जाता है कि मान लीजिए आपकी एलपीजी जो गैस की टंकी होती है, गैस का सिलेंडर जो होता है, वो कभी लीकेज हो गया, गलती से किसी कारण से आपके घर में गैस का सिलेंडर लीकेज हो गया और आपको पता चला. तो सावधानी में ये पॉइंट कहा जाता है कि भैया कभी स्विच ऑफ है उस कमरे के, तो स्विच ऑफ है तो ऑफ ही रखा जाए, ऑफ को ऑन ना किया जाए, ना ऑन को ऑफ किया जाए. आप बता सकते हैं ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही आप स्विच को ऑफ से ऑन करते हैं तो सेल्फ इंडक्शन के कारण करंट पैदा होता है, और वो करंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, करंट के कारण हीट पैदा होती है, और हीट के कारण चिंगारी निकलती है, उस चिंगारी से ब्लास्ट हो सकता है. और ऐसा भी कहा जाता है कि कभी वहाँ पर लाइट जल रही है तो, या फिर स्विच ऑन है तो ऑफ भी नहीं करना चाहिए, ऑफ को ऑन नहीं करना चाहिए और ऑन को ऑफ भी नहीं करना चाहिए, दोनों ही काम नहीं करने चाहिए. क्योंकि आप दोनों काम करते हैं तो देखिए, ऑन से ऑफ किया तो करंट में फिर से चेंज आया, करंट चेंज मतलब करंट डिक्रीज हुआ तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, और फ्लक्स डिक्रीज मतलब फ्लक्स में चेंज आया तो यहाँ पर करंट फिर से इंड्यूस होगा, और वो करंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस करेगा. हीट के कारण चिंगारी निकलेगी, और चिंगारी के कारण हो सकता है ब्लास्ट हो जाए. बच्चों आपसे थोड़ी सी सावधानी बरतने को कह रहा हूँ, बातों ही बातों में समझाना चाहता हूँ कि गैस की टंकी कभी लीकेज हो जाए तो स्विच ऑफ है तो ऑन मत करो, ऑन है तो ऑफ मत करो. क्यों? क्योंकि वहां पर कौन सा फिनोमिना होता है, सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन के कारण सेम कॉइल में करंट पैदा हो जाता है, जब भी आप चेंजिंग करंट देते हैं. तो बच्चों सेल्फ इंडक्शन तो आ गया, बिल्कुल आ गया सर, आना ही चाहिए. अब यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन आ गया तो यहाँ पर मैं एक टॉपिक का नाम लिखता हूँ जिसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस.
जिसे हम L से डिनोट करते हैं, और बहुत सी बुक में इसका नाम ये भी लिखा हुआ है जो मैं लिखवा देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या बच्चों, ये दोनों का मतलब एक ही है, पर अभी हम ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए किसी एक नाम पर ज़्यादा फोकस करते हैं, पर नाम दोनों लिखवा दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर किस नाम से इसे जानूंगा, सेल्फ इंडक्टेंस। तो बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमिना है और सेल्फ इंडक्टेंस एक तरह का कोएफिशिएंट है जो अभी मैं बताऊंगा। देखिए क्या है, देखिए कहानी सुनिए। जैसे ही आपने आई करंट फ्लो किया, मतलब आई करंट जो है चेंजिंग करंट है, तो चेंजिंग करंट के कारण क्या होगा, फ्लक्स में भी चेंज आएगा। इसका मतलब क्या होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। यहाँ पर करंट फ्लोइंग की जगह फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल लिख देते हैं, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। देखिएगा, इज, मैं समझाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, इज डायरेक्टली proportional to current flowing through it। बिल्कुल टेंशन ना ले, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, बच्चों बताओ, आपने जितना करंट फ्लो किया, हाँ है ना, करंट के कारण क्या चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ। इसका मतलब तीनों कहानी एक दूसरे से लिंक्ड है। अब जितना करंट फ्लो करोगे उतना ही फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, करंट है। तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, इसके अक्रॉस जो फ्लक्स लिंक होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फ्लक्स, बच्चों में लास्ट क्लास में फ्लक्स बता चुका हूँ। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स का मतलब होता है टोटल मैग्नेटिक लाइंस। तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन जो हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट की है। तो हम पहले से जानते हैं कि भैया करंट ज़्यादा चेंज करोगे तो फ्लक्स भी ज़्यादा चेंज होगा। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है एल। क्या नाम है बच्चों, एल। सर ये एल क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इस एल को हम कहते हैं वेयर एल क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कभी हम एल का फॉर्मूला निकालें तो एल का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, फाई बाई आई। उम्मीद करता हूँ ये दिख रहा होगा आपको। तो L का फॉर्मूला आ गया फाई बाई आई। अब हम सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन बनाते हैं। तो देखिएगा, सेल्फ इंडक्टेंस की हम डेफिनेशन बना रहे हैं। मैं सेल्फ इंडक्शन की नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस की बना रहा हूँ। और बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। तो मैं कंफ्यूजन दूर भी कर दूंगा आपका, दोनों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। बच्चों, सेल्फ इंडक्शन तो एक फिनोमिना है जिसके कारण करंट आप सेम कॉइल में फ्लो करो तो इंड्यूस करंट भी सेम कॉइल में पैदा होता है वो, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है कि वो अपोज चेंजिंग फ्लक्स को अपोज करता है। ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर L क्या है, फाई बाई आई। तो मैं यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन बनाऊंगा। सेल्फ किसकी बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस की। देखिएगा, तो L का फॉर्मूला क्या होता है, तो L का फॉर्मूला होता है फाई बाई आई। होता है सर, कभी मैं करंट की वैल्यू को 1 एम्पियर कर दूं तो आप बता सकते हैं L किसके इक्वल होगा, L इक्वल होगा किसके बच्चों, फाई के। L किसके इक्वल होगा, फाई के। तो क्या आप इंग्लिश में डेफिनेशन बना सकते हैं? हाँ सर, क्यों नहीं बना सकते। देखिए, L क्या होता है, L होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, और फाई क्या होता है, फाई होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो बच्चों, कोई बताएगा इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? देखिए, खुद से इंग्लिश में बना दे। देखिए, मैं डायरेक्ट बना के बताता हूँ। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज इक्वल टू
फ्लक्स लिंक्ड विथ इट लिख देते हैं, नहीं तो विथ कॉइल भी लिख सकते हैं। व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। देखिए इंग्लिश में क्या बनेगी, इसी को रीड करें, क्या बनेगी डेफिनेशन, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल is equal to flux linked with it का मतलब कॉइल ही है, flux linked with it when unit, ये यूनिट लिखा है, when unit current flows through it। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन समझ में आई सेल्फ इंडक्टेंस की, याद रखिएगा ये डेफिनेशन सेल्फ इंडक्शन की है और ये डेफिनेशन सेल्फ इंडक्टेंस की है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू 5/I। ठीक है, इस पर मैं निशान लगा दूं कि सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला L इक्वल्स टू 5/I और 5 इक्वल्स टू LI, एक ही बात है। तो डेफिनेशन बनाते हैं, देखिएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। कितनी सिंपल सी भाषा, बिल्कुल सही है। अब हम यूनिट बनाते हैं, देखिएगा, तो यूनिट ऑफ L, सर L क्या है, L है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक है बच्चों, L क्या है, तो L की यूनिट बनाते हैं। तो बच्चों L की यूनिट के लिए L का फॉर्मूला जानना ज़रूरी है। L का फॉर्मूला होता है 5/I। फाई की यूनिट होती है वेबर, फाई की यूनिट होती है वेबर और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, तो यूनिट क्या बनने वाली है, यूनिट बनने वाली है वेबर एम्पियर इनवर्स। वेबर में W जो आएगा कैपिटल आना चाहिए, तो वेबर एम्पियर इनवर्स। पर आपको बता दूं, वेबर एम्पियर इनवर्स को हम एक कॉमन नाम से जानते हैं। कॉमन नाम होता है इसका, कॉमन नाम एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है जिसका नाम है हेनरी। तो बच्चों आपसे कोई पूछे कि भैया सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। क्या बच्चों, क्या यूनिट होती है, हेनरी होती है। याद रखिएगा, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी। आपको बता दूं, इसकी ज़्यादातर यूनिट मिली हेनरी यूज़ होती है। तो मिली कितना होता है बच्चों, 10⁻³ और होती है क्या बच्चों, माइक्रो हेनरी। तो माइक्रो जो होगा वो होगा 10⁻⁻6 हेनरी। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये यूनिट इसकी होती है, तो यूनिट भी हो गई सेल्फ इंडक्टेंस की। अब आते हैं हम किस पर, डायमेंशन पर। किस पर आते हैं बच्चों, डायमेंशन पे। तो बच्चों डायमेंशन बहुत से बच्चे याद करने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ बच्चों याद मत करें, याद करने की जगह उसे बनाने की कोशिश करें। क्या करें बच्चों, बनाने की कोशिश करें। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं डायमेंशन। चलिए, तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख देता हूँ, डायमेंशन ऑफ L L क्या है ये पता ही चल चुका होगा। अब तो डायमेंशन हम L की बना रहे हैं। L क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो बच्चों L का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, L का फॉर्मूला 5/I। क्या आपको फ्लक्स का डायमेंशन पता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था? तो आप कहेंगे सर नहीं पता। सब सच बताऊं, कसम खाता हूँ, माँ कसम, हमें तो नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि फ्लक्स की हर किसी के डायमेंशन आप याद नहीं कर सकते। तो हम देखिए डायमेंशन बनाते हैं, तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो याद होगा, BA cos थीटा, और cos थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन में करंट। अब आप कहेंगे सर करंट की डायमेंशन तो पता है, एम्पियर होती है। एरिया की डायमेंशन मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर होगी। सर B की भी नहीं पता, तो B के लिए काम करते हैं, पहले B की डायमेंशन निकालते हैं। तो B की डायमेंशन कहाँ से निकलेगी, याद कीजिए, F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा, और साइन थीटा की तो कोई डायमेंशन होती ही नहीं है। तो बच्चों बताओ B की डायमेंशन कैसे निकलेगी, B की डायमेंशन निकलेगी F/QV से, है ना बच्चों। तो B की डायमेंशन निकालने के लिए हम फॉर्मूले में क्या लिख दें,
हम लिख देते हैं एफ अपॉन में क्यू वी। ये बी की डायमेंशन इससे निकलेगी, एरिया की डायमेंशन तो हमें पता है और आई की भी पता है। देखिए अब कितना सिंपल तरीका हो गया। फोर्स की डायमेंशन MLT-2, ये तो बचपन से हम जानते हैं। एरिया की डायमेंशन L², ये भी हम जानते हैं। चार्ज की डायमेंशन AT, ये तो फर्स्ट चैप्टर से ही जानते हैं। वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, ये भी हम बचपन से जानते हैं। और करंट की डायमेंशन एम्पियर, ये भी हम जानते हैं। तो बच्चों काटा पीटी मचा डालो। तो बच्चों देखिए T इनवर्स से T कैंसिल, एक L से एक L कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा देखिएगा। सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन आने वाला है m, हाँ सर m, और L² T-2 और a इंटू a की पावर 2, तो ये हो जाएगा a की पावर -2, ठीक है। तो हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ लिया, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ लिया, सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन पढ़ ली। ये डेफिनेशन थी तो यहाँ पे लिख दूँ कि ये सेल्फ इंडक्टेंस की क्या है, डेफिनेशन है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन है, यूनिट हो गई, यूनिट के बाद हमने डायमेंशन पढ़ ली, सब कुछ क्लियर चल रहा है, ठीक है। तो कभी आपको दिमाग में अभी भी कन्फ्यूज़न है सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, तो भैया घर में आपके स्विच है बच्चों, क्या आपके घर में प्लग है, सॉकेट है? हाँ, तो अभी जाएं और अभी हल्का सा क्या करें, स्विच के अंदर पूरा एकदम से मत घुसाएं, हल्का सा बस टच करने की कोशिश करें। आप देख झटका नहीं लगेगा क्योंकि आपके हाथ में प्लास्टिक वाला एंड होगा। तो आप जैसे ही टच करोगे तो हल्की से चिंगारी निकलते हुए दिखाई देगी। चिंगारी किस वजह से निकली है? क्योंकि करंट चेंज हुआ, करंट चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज के कारण फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग करंट इंड्यूस होता है। सर कहाँ इंड्यूस होगा? सेम कॉइल में। सेम कॉइल में इंड्यूस होने की वजह से इसे सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। सेल्फ मतलब खुद में ही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा टॉपिक। जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले। अब हम एक डेरिवेशन की तरफ चल रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। तो आप इसे नोट डाउन करें जल्दी से। अब हम एक डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। ये डेरिवेशन किसका है? सेल्फ इंडक्टेंस का, जिसे हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं, और इसका नाम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी है, याद रखिएगा। तो हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। क्या आपने सोलेनॉइड नाम सुना हुआ है? सुना ही होगा बच्चों, सुना ही होगा। तो लॉन्ग सोलेनॉइड की कहानी समझते हैं। तो बच्चों मान लीजिए ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड है। हाँ सर बिल्कुल दिख रही है, लॉन्ग सोलेनॉइड है। ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ को हमने कितना मान लिया? मान लीजिए स्मॉल l मान लेते हैं। तो यहाँ पर लेंथ स्मॉल l है। कैपिटल L इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि कैपिटल L तो सेल्फ इंडक्टेंस का नाम होता है, और हमने इसकी रेडियस को कितना मान लिया है? स्मॉल r मान लिया है। तो ये रेडियस है, ठीक है। और इस सोलेनॉइड को आपने कनेक्ट कर दिया है किससे? एक बैटरी से। किससे बच्चों? बैटरी से। और बैटरी के साथ यहाँ पर लगा दिया है एक स्विच। क्या लगा दिया है बच्चों? स्विच। और अब कहानी ये है कि सबसे पहले तो हम कंसीडर कर लेते हैं, फिर आगे की कहानी लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि लेट जो है वो L जो है वो है लेंथ ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। बच्चों याद होगा मैंने लॉन्ग सोलेनॉइड की डेफिनेशन भी बताई थी। लॉन्ग सोलेनॉइड के आगे लॉन्ग का मतलब ये होता है कि भैया इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है इसके रेडियस के कंपैरिजन में। रेडियस बहुत छोटी है और लेंथ क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर R हमने मान लिया क्या है? रेडियस ऑफ सोलेनॉइड। और शर्त क्या है? कंडीशन क्या है कि भैया L जो होगा बहुत बड़ा होगा किससे? R से। शर्त है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर N मान लेते। N याद कीजिए स्मॉल n क्या होता था? आपने सोलेनॉइड का डेरिवेशन पढ़ रखा है, ये डेरिवेशन हमने किया था एम्पेयर सर्किट लॉ से बहुत अच्छे से। तो N क्या है? N है नंबर ऑफ टर्न्स। सर ये टर्न्स क्या होता है? बार बार टर्न्स लिखते हैं। देखिए सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड को कभी आप लपेट दे हेलिकल शेप में तो लपेटने पे टर्न्स आएंगे कि नहीं आएंगे? तो यहाँ पे n क्या टोटल टर्न्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है।
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब सर, मतलब कभी आपने लेंथ इतनी ली तो उसमें टर्न्स कितने होंगे, n होंगे। कभी लेंथ दुगनी ली तो 2n होंगे, कभी इतनी ली तो 3n होंगे, और कभी l लेंथ ली तो n जो होगा वो कितना होगा, nl होगा, जिसे हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्या कहते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब कहानी क्या है, देखिए कहानी है, स्विच ऑन किया, हाँ सर किया, जैसे ही स्विच ऑन किया तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब करंट जैसे ही फ्लो हुआ तो इस सोलेनोइड के अक्रॉस क्या क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड होनी भी चाहिए। हमने एम्पीयर सर्किट लॉ में पढ़ा भी था कि जैसे ही स्विच ऑन किया तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे सपोज I करंट flows through the solenoid, hence magnetic field produces inside the solenoid is गिवन बाय, क्या याद है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला क्या है सर, याद है थोड़ा बहुत, म्यू नॉट एन आई। क्या ये फॉर्मूला मैंने कहा था, चिल्ला के इसे याद कर लो। हमने इसे पढ़ रखा है कहाँ, टॉरॉइड सोलेनोइड में। ये आंसर वहीं से निकला है। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है परमियाबिलिटी ऑफ एयर या फिर मीडियम। यहाँ पर म्यू नॉट लिख देते हैं। म्यू नॉट जो है वो है परमियाबिलिटी ऑफ एयर / वैक्यूम। मान लीजिए कभी सोलेनोइड के अंदर आपने एक सॉफ्ट आयरन या फिर कोई एक मटेरियल इंसर्ट कर दिया, तो कभी हम लिखेंगे इफ म्यू आर इज द रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम। सर मीडियम कौन सा, मतलब इसके अंदर कोई मीडियम डाल दिया, अभी एयर है, हो सकता है लोहे की रॉड डाल दी, तो लोहे की रॉड का म्यू तो कुछ होगा, उसे हम म्यू आर कहते हैं। तो बच्चों बताओ बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू आर एन आई। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में एयर दिया हो तो यहाँ पे म्यू आर का जिक्र ही मत करना, आप यूज़ भी मत करना, म्यू आर को हमेशा हटा देना और ये वाली चीज़ को लिखना। मान लीजिए कभी रॉड इंसर्ट कर दी, रॉड किसकी, जिसके रिलेटिव परमियाबिलिटी म्यू आर है, तो आपको बी के फॉर्मूले में म्यू आर लिखना होगा। तो बी क्रिएट हो गया। अब बच्चों जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई तो फ्लक्स भी लिंक्ड होगा सर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स एक ही तो बात है। ठीक है, तो फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल। सब फ्लक्स का फॉर्मूला तो याद होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। याद करें, बी ए कॉस थीटा, ये बात आपको पता होना चाहिए। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बी ए कॉस थीटा। और यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि कॉस थीटा जो है मैक्सिमम है, मतलब थीटा कितना है, 0। हम कॉस थीटा पर अभी फ़िलहाल जोर नहीं दे रहे हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू बी ए। और बच्चों याद कीजिए, मैंने आपको ये भी बताया था, कभी सिर्फ एक ही वायर होता तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता बी ए, हाँ है ना। पर देखिए यहाँ पर वायर के कितने टर्न्स हैं, तो आप कहेंगे टोटल टर्न्स तो कैपिटल एन है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, एन बी ए। क्या होगा बच्चों, एन बी ए। सर एन क्यों बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भैया नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे तो फ्लक्स भी उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। कितना ज़्यादा, एन टाइम्स प्रोड्यूस होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला एन बी ए। ठीक है, तो फ्लक्स इक्वल्स टू कैपिटल एन, और कैपिटल एन की वैल्यू होती है एन एल। ये देख ले कैपिटल एन कितना होता है, एन एल। और बी की वैल्यू ऊपर से डाल देते हैं, तो बी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट म्यू आर एन आई। और यहाँ पर क्या चल रहा है, ए फॉर एरिया। तो मल्टीप्लाई कर दें तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर। देख लीजिए म्यू नॉट म्यू आर एन इंटू एन, एन स्क्वायर, एन इंटू एन कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर, और साथ के साथ क्या आएगा, एल, और क्या आएगा, एरिया। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये आ गया।
आप चाहें तो इसके फॉर्मूले में अभी रुकिए, फ्लक्स हो गया। अब फ्लक्स हो गया तो अभी हम यहाँ पर फ्लक्स के बाद क्या निकाल देते हैं, जिसका डेरिवेशन करना था। बोलो क्या निकाल रहे हैं हम, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। याद कीजिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, फाई बाई आई। ठीक है, फाई बाई आई, फाई कितना है, इसका आई कहाँ गया, मैं वही सोचो कुछ बचा तो है। एक मिनट देखिए, म्यू नॉट म्यू आर एन इंटू एन स्क्वायर एल ए, और साथ के साथ क्या लिखना भूल गया था मैं, आई। ठीक है, तभी थोड़ा सा हल्का सा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि एक शब्द कम आ रहा है, तो मिल गया है वो। यहाँ पर फाई की वैल्यू रख दे, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर एल ए आई डिवाइड बाई आई। आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया। बोलो कितना आएगा, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर एल ए। उम्मीद करता हूँ ये बोर्ड पे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो बोल दिया है मैंने। ठीक है, तो ये हो गया किसका डेरिवेशन, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ किसका बच्चों, सोलेनॉइड का। एक बार मैं देख लूँ कि आपको बोर्ड पे पूरा सब कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, कोने तक दिख रहा है बिल्कुल। तो इसे थोड़ा सा अच्छा लिख दूँ, यहाँ पर B की वैल्यू डाल दी थी और ये A, जिससे ये इसके साथ हौच पौच ना हो। ठीक है बच्चों, तो मिल गया आपको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। अब एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भैया सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, और वैसे आपको सब पता है, समझदार ही हो आप, पर फिर भी एक बार इसे बता दूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख रहे हैं अपन, हेडिंग डाल रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है बच्चों, आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछ सकते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट लिख दे, बता सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है। तो आप कहेंगे सर मुझे बहुत सी चीज़ नज़र आ रही है, तो सेल्फ इंडक्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, म्यू आर के। म्यू आर का मतलब ये हुआ कि सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा जितना मटेरियल की क्या होगी, रिलेटिव परमियाबिलिटी। क्या होगी बच्चों, रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम। सर इसका मतलब नहीं आया समझ में, इसका मतलब नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप सोलेनॉइड के अंदर रॉड घुसा दे, किसकी, सॉफ्ट आयरन की, तो सॉफ्ट आयरन की रॉड का म्यू आर बहुत ज़्यादा होता है एयर के कंपैरिजन में। ये ज़्यादा होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, और सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा तो सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना बहुत तेज़ी से होगा। क्या होगा बच्चों, बहुत तेज़ी से। सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमिना है, तो म्यू आर ज़्यादा हुआ तो एल ज़्यादा होगा, तो सेल्फ इंडक्शन भी तेज़ी से होगा। सेल्फ इंडक्शन मतलब सेम कॉइल में करंट का प्रोड्यूस होना, जब आप चेंजिंग करंट उसमें क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो आ गया। अब बताएं सेकेंड पॉइंट क्या होगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब आप समझ गए होंगे, कभी नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड में ज़्यादा होंगे, ज़्यादा जितने ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हुए तो सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। सर बहुत ज़्यादा क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है। या फिर कहें कि कभी नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, मैं इसका सेंटेंस नहीं लिखवा रहा हूँ, ये खुद आप लिख लीजिएगा। अब बताओ थर्ड चीज़ क्या है। सर तो फर्स्ट चीज़ म्यू नॉट क्यों नहीं यूज़ किया, म्यू नॉट तो कांस्टेंट होता है एयर या वैक्यूम के लिए, यहाँ पर एयर और वैक्यूम फिक्स है, इसलिए इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं। किस पे करेगा, म्यू आर पे, एन पर, एल पर नहीं। एन एल पर मत लो। सर एल लिखा आ रहा है, क्यों नहीं लेंगे अपन, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं स्मॉल एन क्या था, याद कीजिए, स्मॉल एन था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ है ना बच्चों, कभी लेंथ बढ़ा दें तो नंबर ऑफ टर्न्स तो ऑलरेडी बढ़ेंगे, इसलिए आपको एल को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ सुनिए, एल को अलग से लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एल इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन एन। याद रहेगा, एल शुरुआत से ही एन में इंक्लूड है। क्यों सर, देखिए सीधी सी बात है, कभी आप
एल बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ टर्न्स भी तो बढ़ेंगे, हाँ या ना बच्चों। इसका मतलब एल बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ रहे हैं, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया है। और थर्ड पॉइंट क्या आएगा, एरिया आएगा। तो थर्ड पॉइंट आएगा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब समझ में आ गया होगा, कभी एरिया ऑफ कॉइल ज़्यादा होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा, और एरिया ऑफ कॉइल कम होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो आज हमने सेल्फ इंडक्टेंस बहुत अच्छे से पढ़ा बच्चों, बहुत अच्छे से। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एक एक बात समझ में आ गई होगी, और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें। आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करेंगे, और अगले लेक्चर में म्यूचुअल इंडक्टेंस नाम के टॉपिक को पढ़ेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है इसे भी पढ़ेंगे, और जल्दी ही हम मिलेंगे बिना देर किए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।